बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ूलॉजी बाय आफ्ताब अकरम। और हमने एक लेक्चर स्टार्ट किया हुआ था रोल ऑफ बायोलॉजी इन सर्विस ऑफ मैनकाइंड, यानी कि इंसान की लाइफ में बायोलॉजी का क्या रोल है, वो हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। उस टॉपिक के अंदर था रोल ऑफ बायोलॉजी इन डिजीज़ कंट्रोल। ठीक है, हमने पहले पढ़ लिया था कि फूड प्रोडक्शन में बायोलॉजी का क्या रोल है। आज हमने पढ़ना है डिजीज़ कंट्रोल और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में बायोलॉजी का क्या रोल है। अब ये जो है डिजीज़ कंट्रोल में बायोलॉजी का जो रोल है वो हम देख रहे हैं कि इसमें सबसे पहले आता है प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स मीन्स बायोलॉजी हमें बताती है कि किसी भी डिजीज़ के हिफाजती इक़दाम, ठीक है, हम उससे बच कैसे सकते हैं। उसके हिफाजती इक़दाम जो बताती है वो बायोलॉजी प्रिवेंटिव मेजर्स, मतलब उसके हिफाजती इक़दाम। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर है हमारे पास एड्स, अगर एड्स है डिज़ीज़, या फिर हेपेटाइटिस है, ठीक है। अब ये दोनों जो बीमारियां हैं, ये दोनों डिजीज़ जो हैं, ये दोनों होती हैं वायरस की वजह से। ये वायरल डिजीज़ हैं। जब ये दोनों वायरल डिजीज़ हैं तो मतलब इन दोनों का कॉजेटिव एजेंट कौन है? वायरस। मतलब हमें बायोलॉजी बताती है कि किसी डिज़ीज़ की रीज़न क्या है, उसकी रीज़न क्या हो सकती है, उसका कॉजेटिव जो होता है एजेंट वो क्या हो सकता है, और जो थर्ड चीज़ उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मीन्स यानी कि वो कैसे फैलती है आगे, वो एक से जानदार से दूसरे जानदार में कैसे जाती है। अब यानी कि इन सब की रीज़न कॉजेटिव, एड्स की, हेपेटाइटिस की कॉजेटिव एजेंट तो इनका वायरस हो गया, ठीक है, एड्स वायरस, HIV वायरस, ठीक है। तो ये जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, मतलब मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या क्या है इनका। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आती है ये कि ये ना सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट मतलब उसके साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट रखना जो पहले इफेक्टेड पर्सन है, इफेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करना, तो वो भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन में। या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन ये आ सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन आ सकता है, ठीक है। और जो थर्ड चीज़ है वो है यानी कि वो जो है सरिंज वगैरह यूज़ करते हैं, सरिंजेस, ठीक है, उसको वो जो कंटेमिनेटेड सरिंजेस जिसको कहते हैं, यानी कि जिनको साफ़ नहीं किया हुआ था, कंटेमिनेटेड सरिंजेस। ये जो कंटेमिनेटेड सरिंजेस यूज़ की जाती हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आती है। तो इस तरह हम यानी प्रिवेंटिव मेजर्स मतलब बचाव के इक़दाम, यानी कि हम प्रिवेंटिव में बचाव के इक़दाम हमें बायोलॉजी बताती है, ठीक है। अब डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या किया जाता है, वो जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारे पास वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन इसको हम कहते हैं, इसका दूसरा नाम है, इसको हम कहते हैं इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन या इसको कहते हैं इम्यूनाइजेशन। यानी कि इंसान का इम्यून सिस्टम से, और इसको हम शॉट्स भी बोलते हैं, शॉट्स। वैक्सीनेशन में क्या होता है, हम यानी कि एक वैक्सीन वीक एंड पैथोजेंस, यानी कि वीक जो पैथोजेंस को वीक किया होता है वही हम इन ऑर्गेनिज्म के अंदर इनोक्यूलेट करते हैं, मतलब डालते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, इंजेक्ट करते हैं, और उससे उसके अंदर इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है। इस तरह इंसान का जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट किया जाता है। जैसे ही वीकेंड पैथोजेंस आते हैं, इंसान का इम्यून सिस्टम समझता है कि शायद वो रियल वाले पैथोजेंस आ चुके हैं। तो जब वो रियल वाले नहीं होते असल में, लेकिन वो वीक होते हैं, वो इंसान को तो इफ़ेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन इंसान की बॉडी, इंसान का इम्यून सिस्टम उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बना लेगा। ये इम्यून सिस्टम के बारे में चैप्टर नंबर 6 के अंदर भी लिखा हुआ है, वो वहाँ पे भी हम डिटेल से पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम, यानी कि वैक्सीनेशन के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में पढ़ेंगे। और ये वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो पहले डिस्कवर किया था, ये किया था एडवर्ड जेनर ने,
ठीक हो गया। एडवर्ड जेनर 1796 के अंदर 1796 के अंदर इसने ये वाला प्रोसेस, ये वाला मेथड डिस्कवर किया था। इसको वैक्सीनेशन वर्ड वाका, ठीक है, वैका से निकला है। वैका एक लेटिन लैंग्वेज का वर्ड है, वहाँ से ड्राइव किया गया है और इसका मतलब होता है असल में, इसका वैका का मतलब होता है काओ, गाय, ठीक है, काओ, ठीक है। और यानी कि उसने काओ वो जो पस थी वहाँ से इसको राइज किया, वो सारा मैकेनिज्म था एक, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है, वैक्सीनेशन ही नाम रख दिया गया। इस तरह दुनिया में आजकल जो आज स्मॉल पॉक्स जो थी पहली बीमारी, वो टोटली ख़त्म कर दी गई है, वो ख़त्म हो चुकी सिर्फ वैक्सीनेशन की वजह से। इस तरह स्मॉल पॉक्स, हुपिंग कफ, मीज़ल्स, मम्प्स, बहुत सारी वायरल डिजीज़, जो पोलियो हैं, बहुत सारी वायरल डिजीज़ ऐसी हैं जो सिर्फ वैक्सीनेशन की मदद से उनको ट्रीट किया गया है, ठीक है। ये था वैक्सीनेशन। नेक्स्ट है, हम पढ़ते हैं डिजीज़ का ट्रीटमेंट कैसे कैसे किया जाता है। डिजीज़ ट्रीटमेंट के कुछ मेथड्स हैं। डिजीज़ ट्रीटमेंट, डिजीज़ ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, कुछ मेथड्स यूज़ करते हैं हम। नेक्स्ट है ये जो डिज़ीज़ कंट्रोल मैनेजमेंट, यानी कि डिज़ीज़ को कैसे हम इसको ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। इसके ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स पहला मेथड है, यानी कि अगर कोई बैक्टीरियल डिजीज़ हो फिर एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे। और रेडियोथेरापी मेथड, कीमोथेरापी और जीन थेरापी, ये मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम इनको कंट्रोल करते हैं। अब ये जो एंटीबायोटिक है ये तो कंट्रोल की जाती है सिर्फ बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। जैसे हम वैक्सीन हम यूज़ करते हैं वायरस डिजीज़ के लिए, जबकि एंटीबायोटिक हम बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए यूज़ की जाती है। इस तरह रेडियोथेरापी पाकिस्तान में बहुत सारे सेंटर्स बने हुए हैं रेडियोथेरापी के। उसमें क्या किया जाता है कि ये जो रेडियोथेरापी में हम क्या करते हैं, रेडिएशंस यूज़ करते हैं। और ये वाला ट्रीटमेंट हम करते हैं कैंसर के सेल्स को ख़त्म करने के लिए, यानी कि कैंसर का अगर कोई मैस बन चुका है, मैस ऑफ कैंसर, मैस ऑफ सेल्स बन चुका है, वो एक्स्ट्रा है या ट्यूमर बन चुका है, उसको ख़त्म करने के लिए हम रेडियोथेरापी यूज़ करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। इसी तरह ये जो कीमोथेरापी है कीमोथेरापी में यानी केमिकल्स, इसमें हम केमिकल्स यूज़ करेंगे। और वो जो केमिकल्स हैं, वो केमिकल्स क्या करते हैं, वो भी कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि ये जो केमिकल्स हैं ये बाकी सेल्स को भी इफ़ेक्ट कर जाते हैं। जब ये बाकी सेल्स को इफ़ेक्ट करते हैं तो इसका मतलब है, तो उसका एक साइड इफ़ेक्ट भी है। और अगर वो जो कैंसर होता है, कैंसर एक्चुअली जीन म्यूटेशन की वजह से होता है, ठीक है। जीन म्यूटेट कर जाता है तो उस वजह से कैंसर हो सकता है। अब एक जीन को रिप्लेस किया जाता है, उसको कहते हैं जीन थेरापी, यानी कि जो इफेक्टेड जीन होता है उसको निकाल दिया जाता है और उसके अंदर नया एक वेल डेवलप्ड जीन उसके अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं जीन थेरापी। और अगर फिर भी कोई डिजीज़ कंट्रोल ना हो रही हो, उसका ट्रीटमेंट ना हो रहा हो, तो हमने पीछे एक टर्म पढ़ी थी पिछले लेक्चर में, इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट, IDM। इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट के थ्रू हम किसी भी डिज़ीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। उसका ट्रीटमेंट तो नहीं कर सकते लेकिन उसका फैलाव रोक सकते हैं। इस तरह हम किसी भी बीमारी के फैलाव को कम अज़ कम इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट के थ्रू उसको रोक सकते हैं, जिसमें बाकायदा सोसाइटी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास है कहते हैं क्लोनिंग, यानी कि क्लोनिंग के थ्रू, यानी कि बायोलॉजी ने बहुत सारी टेक्निक्स हमें दी हैं जिसके ज़रिए हम बहुत सारे फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। जैसे ना क्लोनिंग, ये स्कॉटलैंड के अंदर एक्सपेरिमेंट हुआ था सबसे पहले। तो वहाँ पर एक भेड़ यानी क्लोन कर ली गई थी पूरी, एक उसको डोली शीप का नाम दिया, ठीक है। वो जो भेड़ पहली क्लोन की गई थी। अब ये जो होती है क्लोनिंग, हम ना क्लोनिंग के बारे में पहले वैसे तो पढ़ चुके हैं, इसकी डेफिनेशन के बारे में, इसलिए मैं आज इसकी डेफिनेशन पे नहीं जाऊंगा, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पर इसकी टाइप्स पढ़ेंगे, यानी कि ना क्लोनिंग की टाइप्स कितनी हैं। अब होती है क्लोनिंग की दो टाइप्स, एक होती है नेचुरल और एक होती है आर्टिफिशियल। नेचुरल जो होती है क्लोनिंग, नेचुरल क्लोनिंग में क्या होता है, जैसे एक एग और स्पर्म मिलते हैं तो बनता है जाइगोट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
एग प्लस स्पर्म, इनके मिलने से बना था जाइगोट। और ये जो जाइगोट है, जाइगोट होता है 2n, ठीक है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अडल्ट के जितने होते हैं, ठीक है। लेकिन जाइगोट जब आगे डिवाइड करने लगता है तो ये सेल्स सेपरेट हो जाती हैं, यानी कि जब जाइगोट के सेल, ये जाइगोट का एक सेल था, ये सेपरेट हो गया, ये सेपरेट हुआ तो इससे अलग से ऑर्गेनिज्म बन गया, इससे अलग से ऑर्गेनिज्म बन गया। इस तरह आइडेंटिकल ट्विन्स बनते हैं। आप देखते हो ना, बहुत सारे ट्विन्स ऐसे होते हैं जो जिनकी शक्ल सूरत बिल्कुल एक जैसी होती है, वो एक्चुअली इस तरह बनती हैं जब एक जाइगोट से अलग होती हैं वो, ठीक है। अक्सर ट्विन्स ऐसे होते हैं जिनकी शक्ल सूरत नहीं मिलती, लेकिन वो होते फिर वो भी ट्विन्स ही हैं, क्योंकि वो एक जाइगोट से नहीं बनते बल्कि वो 2 एग से बनते हैं। वो फीमेल्स 2 एग बनते हैं, इसी वजह से वो बनते हैं, ठीक है, जिनको बोलते हैं फैटर्नल ट्विन्स। आइडेंटिकल ट्विन्स और फैटर्नल ट्विन्स, वो फैटर्नल ट्विन्स होते हैं, और ये जो एक जाइगोट से बनते हैं ये आइडेंटिकल ट्विन्स। ये भी क्लोनिंग है जो नेचुरल क्लोनिंग है। आर्टिफिशियल क्लोनिंग में क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल क्लोनिंग के अंदर हम क्या करते हैं यहाँ पर कि एक जाइगोट लेते हैं किसी भी, यानी कि एक फर्टिलाइज्ड एग लेते हैं हम, यानी कि एक जाइगोट के अंदर होता है न्यूक्लियस, और ये जो इसका न्यूक्लियस है इसको हम निकाल फेंकते हैं बाहर, न्यूक्लियस निकाल दिया ये। और फिर हमारा जो डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म है, जो हम चाहते हैं कि इस तरह का हम ऑर्गेनिज्म ले सकें, उसका एक सोमैटिक सेल लेते हैं, ये उसका एक सोमैटिक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, सोमैटिक सेल लेते हैं, और वो जो सोमैटिक सेल का जो न्यूक्लियस होगा वो निकाल कर जाइगोट के अंदर डाल देंगे। फिर वो जो अब चेंज किया हुआ मॉडिफाइड जाइगोट है उसको दोबारा हम क्या करेंगे, वोम्ब में डाल देंगे। वोम्ब कहते हैं यूट्रस को, ठीक है, जहाँ पर बेबी ने डेवलप करना होता है, ठीक है, उसको वोम्ब में डाल देंगे। फिर वोम्ब में उसकी डेवलपमेंट होगी, और वो जो बेबी आगे बनेगा, बेबी डेवलप कर जाएगा, वो बेबी बिल्कुल इसके जैसा होगा जिसका हमने सेल यूज़ किया था, ठीक, जिसका न्यूक्लियस यूज़ किया था, जो न्यूक्लियस हमने निकाल के। इस तरह हम कोई भी जानदार आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करते हैं नेचुरल मेथड यूज़ करके, ठीक है, तो इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल क्लोनिंग। नेक्स्ट है हमारे पास एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। आपको पता है कि आजकल जो है इंडस्ट्रियल दौर है, और इसके अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ वर्क करती हैं। जब इतनी इंडस्ट्रीज़ वर्क करती हैं तो उनका वेस्ट मटेरियल भी उतना ही प्रोड्यूस होता है। इंडस्ट्रीज़ नो डाउट इंसान को बहुत फ़ायदा देती हैं, लेकिन वो इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। ये जो होती हैं इंडस्ट्रीज़, इनका जो वेस्ट होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है वो हमारी हवा को, एयर, वाटर और सॉइल, इन सब को नुकसान पहुंचाता है। तीनों चीज़ों को, जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है मेन, इन तीनों को नुकसान पहुंचाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए बायोलॉजी भी हेल्प करती है, बायोलॉजी इसमें हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल बायोरेमिडिएशन मतलब बायोरेमिडिएशन का मतलब होता है कि हमने क्या करना है, ये जो टॉक्सिक मटेरियल है, जहरीले मादे हैं, इनको बायोलॉजी की मदद से रिमूव करवाना है इन्वायरमेंट से। हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ प्लांट्स, यानी कि कहते हैं ये एलजी वगैरह, जो क्या है जी एलजी, उसको हम यूज़ करते हैं बायो एब्जॉर्प्शन के तौर पर। वो क्या करती है, टॉक्सिक मटेरियल एब्जॉर्ब कर लेती है। इसको बोलते हैं फाइटो बायोरेमिडिएशन। यानी कि हमने प्लांट्स यूज़ किए तो क्या बन गया, फाइटो बायोरेमिडिएशन। और दूसरी होती है जिसमें हम एनिमल्स को यूज़ करते हैं कोई टॉक्सिक मटेरियल को रिमूव करने के लिए, उसको बोलते हैं जू बायोरेमिडिएशन, फाइटो बायोरेमिडिएशन और जू बायोरेमिडिएशन। और एंड पर एक टॉपिक है इंडेंजर्ड स्पीशी। वो यहाँ पे क्यों है, उसके रीज़न ये है कि ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है ये क्या करता है, तमाम जब ये हवा, पानी और ज़मीन पर, सॉइल पर इफ़ेक्ट करेगा तो इसका मतलब किसी न किसी स्पीशी पे भी इफ़ेक्ट आएगा। जब स्पीशी, इस तरह बहुत सारी स्पीशीज़ इंडेंजर्ड हो जाएंगी, यानी कि उनका आइंदा सालों में कुछ उनका नापैद होने का ख़तरा हो जाएगा। इस तरह की स्पीशीज़ को बचाने में भी बायोलॉजी हेल्प करती है। इस तरह बायोलॉजी इन्वायरमेंट में और इंसान
इंसान को हेल्प करती है इन्वायरमेंट बचाने के लिए और अल्टीमेटली इंसान को बचाने के लिए ये बायोलॉजी हेल्प करती है। ये अब आपका चैप्टर एंड हो चुका है, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल एक पढ़नी है हमने। पीछे वो फाइलेटिक लाइनेज पढ़ी थी, फाइलेटिक लाइनेज की एग्जांपल बुक में नहीं दी हुई, तो इसलिए मैं आपको एक एक्स्ट्रा, क्योंकि एक शॉर्ट क्वेश्चन के साथ एक एग्जांपल का होना ज़रूरी है, ठीक है। एग्जांपल बता देता हूँ इंसान की फाइलेटिक लाइनेज की, कि इंसान का जो पहला मॉडल था, पिछला सबसे पुराना, उसका नाम था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये मैं इसको रेज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि यहाँ पर एग्जांपल सिर्फ लिख सकूँ मैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, पिथेकस इसको कहते हैं एफरेंसिस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस से आगे जो फिर आगे नए बने हैं वो हैं होमो हैबिलस। होमो हैबिलिस के बाद बने होमो, इसको कहते हैं इरेक्टस। होमो इरेक्टस, इरेक्ट हो गए थे ना ये, खड़े, इरेक्ट मतलब सीधे होना, खड़े होने से गए थे ये, होमो इरेक्टस। फिर एंड पर जो बने हैं वो है होमो निएंडरथल्स, फिर बने हैं होमो सैपियंस। होमो निएंडरथल्स और होमो सैपियंस, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल्स और होमो सैपियंस। आप लोग इसको शॉर्ट भी कर सकते हो, जितना आपसे याद होता है इतना इजीली कर लें। अगर सारी ये फाइलेटिक लाइनेज याद होती है तो सारी याद कर लें। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।